मुंबई इंडिया। रिदम अभी भी मिरांश के सीने से लगी हुई थी और वो लगातार रोए जा रही थी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर बार बार घूम रहा था जब मिरांश रेलिंग से टिका हुआ था। रिदम रोते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर अभी तुम गलती से भी नीचे गिर जाते तो। ये सुनते ही मिरांश ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगा जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। मिरांश उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, पर मैं गिरा तो नहीं ना प्रिंसेस, और तुमने मुझे बचा लिया। रिदम धीरे से बोली, पागल हो क्या तुम, मैंने बचा लिया तुम। इतना बोलते ही रुक गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। थोड़ी देर में रिदम का रोना बंद हो चुका था। रोती रोती वो थक भी चुकी थी, उसे प्यास भी लगी थी और उसकी आंखें भारी हो चुकी थी। मिरांश रिदम के कान में बोला, प्रिंसेस घर चले वापस। ये सुनते ही रिदम ने बिना कुछ बोले उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। मिरांश ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाया और वो उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। उसने रिदम को बैक सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते रिदम एकदम शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी और बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी और वो रिदम को सीधे अपार्टमेंट में लेकर गया। अपार्टमेंट में पहुंचते ही निधि वहां पर आकर बोली, मेरे भाई। इतना बोलते हुए रुक गई और उसकी नज़रें रिदम की तरफ गई जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ हुआ था और उसने कसकर मिरांश का हाथ पकड़ा हुआ था। निधि धीरे से बोली, भाई आपकी प्रिंसेस को क्या हुआ है। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, खाना रेडी करना है ओके, और साथ में ब्रेड बटर भी। बोलकर वो सीधे रिदम को ऊपर बेडरूम में लेकर गया। बेडरूम में पहुंचते ही मिरांश ने रिदम को बेड पर बैठाया और पीछे हटते हुए बोला, प्रिंसेस कितनी देर तक सोचोगी तुम उन चीजों के बारे में। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तुमने जो किया है बहुत गलत किया है। सुना तुमने मेरे, और मुझे अच्छे से समझ में आया है कि तुमने क्या किया, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है। बोलते हुए उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई। मिरांश अपने दोनों हाथ बांधकर बिना कुछ बोले रिदम को गौर से देखने लगा। रिदम फिर से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। तुमने। इतना बोलता वो रुक गई। वो ये सारी चीज़ वापस से बोलना नहीं चाहती थी पर उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप बेड पर लेट गई। उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरीके से कवर कर लिया। मिरांश ने कुछ पल रिदम को देखा और फिर वो तुरंत बेडरूम से बाहर निकल गया। वो जैसे स्टडी रूम में पहुंचा तभी वहां पर गौतम आते हुए बोला, भाई निधि ने मुझे बताया कि आप भाभी को वापस लेकर आए हो। मिरांश बीच में बोला, गौतम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। बोलते हुए मिरांश आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया और उसने अपना फोन उठा लिया। गौतम हैरानी से बोला, आप मुझे रिलैक्स होने के लिए बोल रहे हो, बिना जाने कि आखिर आपने क्या किया है। मैंने पता किया था, वो उस शीतल खन्ना के साथ थी, बबल न्यूज़ हाउस की ऑनर के साथ। वो शायद उनकी दोस्त है, आप उनके घर से उठाकर लाए हो भाभी को सीरियसली। मिरांश ने बोरियत भरे लहजे में गौतम को देखा और फिर कुछ पल रुक कर बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम गौतम। मेरे मैनेजर होना तुम, ध्यान तुम्हारा काम पर होना चाहिए। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। दुनिया की बाकी चीज खत्म हो चुकी है क्या। सुरेश भाटिया कम पड़ चुका है हैंडल करने के लिए, जो तुम्हें घूम फिर कर मेरी प्रिंसेस पर आना है। गौतम धीरे से बोला, भाई आप जानते हो कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। मुझे आपकी हरकतों से प्रॉब्लम हो रही है और मुझे खुद के लिए नहीं भाभी के लिए डर लग रहा है। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, भाभी बोलते हो ना, भाभी है वो तुम्हारी बीवी, मेरी है। मैं देख लूंगा कि उसके लिए किस हद तक परेशान होना है। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत है। मिरांश की बात सुन गौतम बिल्कुल चुप हो चुका था। उसे पूरे स्टडी रूम में शांति थी कि तभी निधि वहां पर आकर बोली, खाना रेडी मेरे भाई, मैं आपकी प्रिंसेस को बुलाकर लाओ। मिरांश ने बिना कुछ बोले बस अपनी 2 उंगलियों से निधि को इशारा किया। निधि जल्दी से वहां से निकलकर ऊपर बेडरूम में गई। अंदर जाते ही उसकी नज़र बेड की तरफ चली गई। वो आवाज लगाते हुए बोली, मेरे भाई की प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने अपना ब्लैंकेट हटाया और उसने निधि को देखा। निधि उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, आप ठीक हो। रिदम कुछ पल रुककर बोली, अपने भाई से पूछ लो कि मैं ठीक हूं या नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वैसे तो वो किसी को आने की परमिशन देता नहीं है, जल्दी फिर। निधि कुछ पल रुककर बोली, वो खाना रेडी था, भाई ने मुझे बोला कि मैं आपको बुला लूं, पर उससे पहले आपको फ्रेश होने की जरूरत है, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। उसकी बात सुन रिदम की नजरें ड्रेसिंग टेबल के मिरर की तरफ चली गई। उसने कुछ पल अपना चेहरा देखा और धीरे से बोली, हालात का जिम्मेदार तुम्हारा भाई है। बोलकर वो बेड से उठाते हुए तुरंत वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही निधि खुद से बोली,
पता नहीं इन दोनों के बीच हुआ क्या, बट थैंक गॉड कि ये घर आ गई। थोड़ी देर बाद रिदम वॉशरूम से बाहर आए और निधि को वहीं पर खड़ा देखकर वो चिढ़ते हुए बोली, व्हाट द हेल निधि, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? निधि उसे देखकर बोली, मैंने कहा ना कि मैं आपको नीचे लेकर जाऊंगी। रिदम एकदम से चिल्ला कर बोली, लेकिन मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, मैं खुद चल सकती हूँ, खुद चलना आता है मुझे, हमेशा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तुम्हारा भाई कंट्रोल करना चाहता है और दूसरी तरफ तुम खुद भी उसके जैसी हो। खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी हरकतें करते हो तुम दोनों। बोलकर वो निधि को इग्नोर करते हुए गुस्से में बेडरूम से निकल गई। निधि बस हैरानी से उसे जाते देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में आज अनामिका साहित्य के साथ रघुवंशी इंडस्ट्रीज आई हुई थी, क्योंकि अभिराज ने बोला था कि अनामिका को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए इन कामों में और साहित्य उसे लेकर आया था। अनामिका इस वक्त साहित्य के केबिन के बीचों बीच खड़ी थी और वो चारों तरफ देख रही थी। अनामिका चारों तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे केबिन की थीम बहुत अच्छी है। बोलते हुए उसकी नज़र साहित्य की तरफ चली गई, जो कि अपने चेयर पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। साहित्य बिना अनामिका की तरफ देखे बोला, थैंक्स, तुम्हें जो करना है तुम करो, अगर तुम्हें कंपनी की किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना हो तो तुम वो चीज़ भी जान सकती हो, नो प्रॉब्लम। अनामिका ने एक चेयर साहित्य के चेयर के पास खींची और वो उस चेयर पर बैठते हुए बोली, पर मुझे तो तुमसे बात करनी है, तुमसे जानना है। ये सुनते साहित्य की नज़र अनामिका की तरफ चली गई। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, मुझसे क्या जानना है तुम्हें? बोलकर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। अनामिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुम बताओ सारी चीज़ों के बारे में, एक्चुअली मैं नहीं जानती इतना कुछ। मॉम डैड ने बोला था कि उन्होंने मिरांश को मेरे लिए पसंद किया, उसके बाद डायरेक्टली शादी हुई थी। एक्चुअली मिरांश से भी मैं कभी पर्सनली नहीं मिली। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, वी आर ए रॉयल फैमिली। अनामिका दादू उन्होंने ये सब कुछ नहीं बनाया, उनसे पहले उनके दादा ने भी इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया है। कई सालों से चला आ रहा है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। रॉयल फैमिली है तो फिर कभी खत्म नहीं हुई है, हमेशा से रही है। रघुवंशी पैलेस इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेसेस में से एक है। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, रियली दिस इज सो अमेजिंग, मैंने भी नोटिस किया है कि रघुवंशी पैलेस बहुत बड़ा है। साहित्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, एक्चुअली इट इज़। बाकी रही बात कंपनी की, तो रघुवंशी उसके पास एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी है, जो ओवरऑल इंडिया के ओवरऑल एशिया में फैली हुई है। उन सारी चीज़ों के बारे में तुम धीरे धीरे समझोगी, अगर मैं तुम्हें बताने बैठूंगा तो सुबह से रात हो जाएगी। अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, ओके, तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, और तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? अनामिका कुछ बोल पाती कि तभी साहित्य का फ़ोन बज। उन दोनों के नज़रें साहित्य के फ़ोन की तरफ चली गए, जिस पर घर का नंबर फ्लैश हो रहा था, जो कि घर के हेडमेट के पास था। साहित्य ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ की बात सुनते ही वो एकदम से खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कॉल कट किया और अनामिका को देखकर बोला, हमें जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। अनामिका बिना कुछ बोले तुरंत साहित्य के पीछे चल दी। इधर मुंबई में रिदम डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई खाना खा रही थी। वो इस वक्त मिरांश को देखना नहीं चाहती थी। ऑलरेडी दोपहर हो चुकी थी, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। निधि उसके पास बैठते हुए बोली, एक सवाल पूछूं आपसे, इफ यू डोंट माइंड? रिदम बिना एक पल गवाए बोली, मत पूछो, आई विल माइंड। ये सुनते ही निधि की बोलती बंद हो गई। निधि चुपचाप रिदम की तरफ देख रही थी, जिस का सारा ध्यान इस वक्त अपने खाने पर था। अचानक रिदम छूटते हुए बोली, क्या है? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कभी देखा नहीं है? कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? निधि एकदम से खड़ी होकर बोली, सॉरी। बोलकर वहां से भाग गई। उसे समझ में आ चुका था कि इस वक्त रिदम से कुछ भी बोलना खतरे को अपने पास खींचना जैसा था, क्योंकि रिदम किसी से भी बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। खाना खाने के बाद रिदम खुद से बोली, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं ऐसे शांत नहीं रहने वाली, मुझे कुछ करना है, मुझे सब पर गुस्सा आ रहा है। बोलते हुए जैसे ही चेयर से खड़ी हुई, तभी उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि हॉल में आ रहा था और उसके पीछे पीछे गौतम भी आ रहा था। रिदम कुछ बोल पाती कि तभी मिरांश उसे देखकर बोला, उदयपुर जाना पड़ेगा प्रिंसेस। बोलकर वो बाहर चला गया। रिदम कंफ्यूजन से बस उसे जाकर देखते रह गई। इधर उदयपुर के एक हॉस्पिटल में सभी लोग बाहर कॉरिडोर में थे, वही वैशाली अंदर आईसीयू में थी। साहित्य को कॉल आई थी और उसे ये बोला गया था कि वैशाली सीडीओ से नीचे गिर गई थी। अभिराज धीरे से बोले, पता नहीं अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है, इसके चक्कर में हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है मुझे।
तभी अनामिका अभिराज को देखकर बोली, पर दादू जब आप हॉस्पिटल में थे तब चाची भी तो हॉस्पिटल में थी ना। ये सुनते ही साहित्य ने कसकर अनामिका का हाथ पकड़ लिया। वही अभिराज ने एकदम से अनामिका की तरफ देखा। अनामिका सर झुकाकर बोली, सॉरी बोलकर वो चुपचाप वही बेंच पर बैठ गई। अभिराज बिना कुछ बोले वहां से चले गए। विक्रांत साहित्य को देखकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ इवान को देखने के लिए कि आखिर वो ठीक है या नहीं। वैशाली के साथ कुछ भी होगा तो वो रोने लगेगा। ओके। साहित्य ने बिना कुछ बोले हाँ मैं सर हिला दिया और विक्रांत तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही अनामिका साहित्य को देखकर बोली, साहित्य मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, प्लीज कुछ भी रिएक्ट मत करना, मेरी बात सुन लेना। साहित्य उसे देखकर बोला, क्या बोलना है तुम्हें, बोलने से पहले एक बार सुन लो। अनामिका दादू के सामने ऐसी कोई भी बात मत बोलो जो खुद तुम्हारे खिलाफ आ जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके किसी भी गुस्से का शिकार बनो। ओके। अनामिका धीरे से बोली, ओके अब मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि चाची को एब्यूज करते हैं। ये सुनते ही साहित्य एक पल के लिए फ्रिज हो गया। वो हैरानी से अनामिका की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अनामिका के मुंह से ऐसी बात सुन रहा था। साहित्य धीरे से बोला, व्हाट डू यू मीन बाय एब्यूज। अनामिका धीरे से बोली, डोमेस्टिक वायलेंस। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, क्या बोले जा रही हो तुम। दिस इज नॉट पॉसिबल अनामिका, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ परफेक्ट है। और अनामिका बीच में बोली, परफेक्ट पिक्चर में कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। मैंने खुद उनकी बॉडी पर ऐसे निशान देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस से आ सकते हैं। साहित्य मेरी मॉम गोज रन करती है, मुझे अच्छे से पता है कि जख्म का मतलब क्या हो सकता है और जो मैंने देखा है वो। इतना बोलते वो रुक गई क्योंकि उसे पता था कि जो उसने देखा था वो बैट के निशान थे, लेकिन साहित्य को ये बताना उसे बहुत अजीब लग रहा था। साहित्य कुछ बोलने वाला था कि तभी एक नर्स वहां पर आकर बोली, पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, पूरी रात यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अगली सुबह तक कुछ पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है। बोलकर वो नर्स वहां से चली गई। अनामिका धीरे से बोली, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। साहित्य बिलीव में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसकी बात का साहित्य में कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में इस वक्त कई सारी चीज चल रही थी। रघुवंशी पैलेस में विक्रांत एक कमरे के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इवान का कमरा था जहां पर ज्यादातर वैशाली ही जाती थी, बाकी किसी को इवान से कोई खास मतलब था ही नहीं। विक्रांत धीरे से बोझ को हटाना पड़ता है, बोलकर उसने दरवाजा खोला। तभी उसकी नजरें इवान की तरफ चली गई, जो कि बैग के पास कोने में टिकर जमीन पर बैठा हुआ था। इवान ने जैसे विक्रांत को देखा वो चिल्लाने लगा। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तू मेरा बेटा बनने लायक ही नहीं है, अगर तू दिमाग से ठीक होता तो आज तू कहां से कहां तक होता। बोलते हुए विक्रांत ने इवान को कॉलर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर गया। इवान चिल्ला रहा था पर विक्रांत के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। विक्रांत ने एकदम से इवान को धक्का दिया, वो गिर पड़ा। इससे पहले ही इवान को किसी ने संभाल लिया। विक्रांत हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगा। विक्रांत ने एकदम से इवान को धक्का दिया, इवान गिर पाता उससे पहले ही किसी ने उसे संभाल लिया। विक्रांत धीरे से बोला, मिरांश तुम यहाँ पर इस वक्त। मिरांश ने इवान को पकड़ा हुआ था और उसकी नजरें इवान के चेहरे पर थी, जिस पर डर साफ नजर आ रहा था। उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बहुत देर से रो रहा था। इवान रोते हुए बोला, मीर भाई आप आ गए, आपको पता है। इतना बोलते ही इवान को एकदम से खांसी आने लगी। विक्रांत कुछ बोल पाता कि तभी मिरांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। उसकी नज़र अभी भी इवान की तरफ थी। मिरांश धीरे से बोला, इवान माय बॉय रिलैक्स, ओके मैं यहीं पर हूँ। बोलकर उसने इवान को वही सोफे पर बैठाया। इवान अभी भी खांसे जा रहा था। मिरांश चिल्लाकर बोला, किसी को इतना खास ना सुनाई नहीं दे रहा है जो पानी नहीं लेकर आया जा रहा किसी से भी। ये सुनते एक नौकर जल्दी से पानी का गिलास लेकर आया। मिरांश ने पानी का ग्लास उस नौकर के हाथ से ले लिया और फिर इवान को खुद अपने हाथ से पानी पिलाने लगा। थोड़ी देर बाद मिरांश ने ग्लास कॉफी टेबल पर रखा और वो खुद भी कॉफी टेबल पर बैठकर गौर से इवान को देखने लगा। उसकी नज़र इवान के चेहरे से होते हुए उसकी पूरी बॉडी को देख रही थी। मिरांश धीरे से बोला, क्या हुआ। उसकी बात सुन इवान की नज़र अपने पैर की तरफ चली गई जहां पर एक कट का निशान था। इवान ने कुछ पल उस निशान को देखा और फिर उसकी नज़र खुद को खुद विक्रांत की तरफ चली गई। मिरांश उसे गौर से देख रहा था और उसकी ये हरकत उसकी नज़रों से नहीं छपी थी। विक्रांत मिरांश की तरफ बढ़ते हुए बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है,
पागल है ये, अपनी माँ के चक्कर में पागल होकर बैठा है। वैशाली की वजह से रो रहा है, ठीक हो जाएगा, इतना परेशान नहीं होते। और तुम यहाँ पर क्या करो? तुम्हें डायरेक्टली हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना। मिरांश इवान को देखते हुए बोला। इवान गुस्सा आ रहा है। इवान धीरे से बोला, बहुत, मुझे मॉम के पास जाना है। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जाएंगे, हम मॉम के पास जाएंगे, ठीक है, पर उससे पहले गंदे लोगों को पनिश करना जरूरी है ना। मिरांश की बात सुन विक्रांत कंफ्यूजन से उसे देखने लगा था। वही इवान चुपचाप उसे देख रहा था। उसने कुछ पल मिरांश की आंखों में देखा और फिर अपने पलकें झपका दी। विक्रांत कुछ समझ पाता उससे पहले मिरांश एकदम से खड़ा हुआ और उसने विक्रांत के गाल पर सीधे एक थप्पड़ जड़ दिया। विक्रांत का चेहरा एक तरफ झुक गया और आसपास जितने भी नौकर थे सब लोग हैरानी से मिरांश की तरफ देखने लगे थे। इवान खुद में ही सिमट चुका था, वो सिर्फ और सिर्फ मिरांश के चेहरे की तरफ देख रहा था। विक्रांत की तरफ देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। विक्रांत एकदम से चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू। मिरांश धीरे से बोला, हाउ डेयर यू, दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू। विक्रांत कुछ बोलता कि मिरांश ने फिर से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। इस बार विक्रांत एकदम से लड़खड़ा गया और वो गिरते गिरते बचा। मिरांश ने विक्रांत को कॉलर से पकड़ा और चिल्लाकर बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी पर हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की मां पर हाथ उठाने की? मिरांश की बात सुनते ही विक्रांत हैरानी से उसे देखने लगा था। मिरांश ने झटके से विक्रांत को छोड़ा और सार्कास्टिकली बोला, व्हाट, इतनी हैरानी क्यों, क्या लगा, समझ में नहीं आएगा मुझे। मेरी शक्ल पर पागल लिखा है या फिर सबको एक जैसा समझा है? उद्धरण चिन्ह। मिरांश रघुवंशी तुम जैसा नहीं है, क्या लगता है चाची का एकदम से हॉस्पिटल पहुंचना? इवान की ये हालत, मैं बेवकूफ हूँ, कुछ समझ नहीं पाऊंगा, या फिर तुम इतने होशियार हो विक्रांत रघुवंशी की सबको पागल बना लोगे? विक्रांत कुछ पल रुक कर बोला, तुम गलत सोच रहे हो, वैशाली का पैर फिसला है, वो सीढ़ियों से गिरी है, और इवान ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है तुम। मिरांश बीच में चिल्ला कर बोला, जो इंसान अपने बेटे को बेवजह पागल बोला, अपनी बीवी की हालत के बाद भी चेहरे पर एक शिकन न आए, उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। बोलो विक्रांत रघुवंशी, तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए। तभी इवान रोते हुए बोला, ये झूठ बोल मीर भाई, इन्होंने मॉम को सीढ़ियों से धक्का दिया, ये बोलकर कि इसके बाद वो कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा मॉम को मारते थे, मैंने खुद देखा है, इन्होंने मुझे भी। इतना बोलता वो रुक गया क्योंकि विक्रांत उसे बुरी तरह घूर रहा था। मिरांश एकदम से विक्रांत के सामने आया और उसने एक बार मुड़कर इवान को देखा जो डर के मारे कांप रहा था। इतनी सारी चीज उसने इस वक्त जो बोली थी, उसकी हालत खराब हो रही थी ये सोचकर कि विक्रांत उसे अकेले में कितना मारेगा। मिरांश विक्रांत की आंखों में देखते हुए बोला, गलती नहीं विक्रांत रघुवंशी, इस बार छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी लंका लगा कर जाऊंगा। अब देखो मिरांश रघुवंशी तुम्हारी जिंदगी का दहन कैसे करेगा, एक स्टेटमेंट और तुम्हारी पूरी जिंदगी के नक्शे में बदल लूंगा। बोलकर वो इवान की तरफ बढ़ गया। तभी विक्रांत तेज आवाज में बोला, कुछ नहीं कर पाओगे तुम मिरांश रघुवंशी, ये सारी चीज डैड को पता है। ये सुनते मिरांश के कम एकदम से रुक गए, उसकी आंखों में एक अलग इमोशनल तैर गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। विक्रांत फिर से बोला, तुम्हें क्या लगता है पहली बार हो रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ, या फिर किसी को कुछ पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो इस घर का मालिक है अभिराज रघुवंशी, उसे सब कुछ पता है। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मिरांश उसकी तरफ मुड़कर बोला, मिरांश रघुवंशी और अभिराज रघुवंशी में जमीन आसमान का फर्क है। अभिराज रघुवंशी की इतनी औकात नहीं है कि वो मिरांश रघुवंशी की बराबरी कर सके, और रही बात तुम्हारी, तो अपने आप के होने का घमंड है ना। इतना बोलकर वो रुका और फिर वापस विक्रांत के सामने गया। मिरांश ने 3 चुटकी बजाई और फिर विक्रांत की आंखों में देखकर बोला, जिस तरीके से चुटकी बजती है ना विक्रांत रघुवंशी, उतनी ही इजीली मैं तुम्हारी जिंदगी के चिथड़े उड़ाऊंगा, बस देखते जाओ। बोलकर वो सीधे इवान के पास गए और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से निकल गया। रघुवंशी पैलेस से निकलते ही मिरांश इवान को सीधे अपनी गाड़ी के पास लेकर गया और उसे देखकर बोला, तुम्हें चेकअप की जरूरत है। इवान मिरांश का हाथ पकड़कर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मॉम के पास जाना है, मीर भाई मॉम मर गई तो। मिरांश उसे देखकर बोला, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करने वाला, ओके। बोलकर उसने इवान को बैक सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद उसने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी और फिर वो इवान को लेकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। ये वही हॉस्पिटल था जहां पर वैशाली एडमिट थी।
मिरांश इवान को दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर गया क्योंकि सबसे पहले उसे इवान का ट्रीटमेंट करना था, जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसे जानना था कि इवान को कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है। मिरांश डॉक्टर को देखकर बोला, फुल बॉडी चेकअप करना है। 25 साल का लड़का है, इवान रघुवंशी नाम है। डॉक्टर झट से बोले, रघुवंशी फैमिली के बेटे? ओके मिस्टर रघुवंशी, में समझ गया, बोलकर डॉक्टर ने वार्ड बॉय को इशारा किया। वो वार्ड बॉय इवान को लेकर वहां से जाने लगा। तभी इवान चिल्लाकर बोला, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी के साथ भी नहीं जाना। मिरांश उसे देखते हुए बोला, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। बोलते हुए इवान की आंखों में देख रहा था। इवान ने कुछ पल मिरांश को देखा और फिर वो चुपचाप वार्ड बॉय के साथ चला गया। वहीं जहां पर वैशाली को आईसीयू में रखा गया था, वहां पर साहित्य, अनामिका और रिदम, धानी और शिवम सभी थे। अभिराज वहां पर नहीं थे। रिदम अपने फोन पर कुछ कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिरांश कहाँ रह गया। वो खुद उसके साथ ही आया था। शिवम उसे देखकर बोला, तुम्हारा पति कहाँ पर है? रिदम एक नज़र शिवम को देखकर बोली, पता नहीं भाई, मेरे साथ ही आया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। शिवम गौर से रिदम को देख रहा था। इतने दिनों में पहली बार रिदम का चेहरा सच में मुरझाया हुआ वो नोटिस कर रहा था और उससे अब वजह जाननी थी, पर वो ये भी जानता था कि ये कोई सही वक्त नहीं था रिदम से उसके बारे में पूछने का। ऑलरेडी यहाँ पर एक इंसान हॉस्पिटल बेड पर था। इधर मिरांश अभी भी इवान के साथ ही था और मैं आधा घंटा हो चुका था उसके चक्कर होते हुए। इस वक्त वो हॉस्पिटल बेड पर आराम से सो रहा था। उसे इंजेक्शन दिया गया था क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था। डॉक्टर मिरांश को देखकर बोले, मिस्टर रघुवंशी, पेशेंट की कंडीशन सही नहीं है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इस मेंटली अनस्टेबल। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, कुछ नया बताओ। डॉक्टर उसके रिपोर्ट्स देखते हुए बोले, जहां तक मैं इनकी कंडीशन को समझ रहा हूं, इनके ऊपर एब्यूज किया गया है। अगर कोई बच्चा बाय बर्थ मेंटली थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो तो वो ठीक किया जा सकता है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसका बचपन खराब किया जाए तो कहां से ठीक होगा मिस्टर रघुवंशी। ये सुनते मिरांश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे इस वक्त विक्रांत से लेकर के अभिराज पर सब पर गुस्सा आ रहा था। इन शॉर्ट पूरे रघुवंशी खानदान पर गुस्सा आ रहा था। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, एब्यूज? डॉक्टर उसे देखकर बोले, झूठ नहीं बोलूंगा मिस्टर रघुवंशी, पर बहुत बड़ा एब्यूज। सिर्फ इवान की बॉडी पर एब्यूज नहीं किया गया है, उसे मेंटली ट्रॉमा भी दिया गया है। अपने सामने किसी को बुरी तरह पीटते हुए देखना, किसी का रोना और किसी ऐसे इंसान का रोना जिस पर उसकी जिंदगी डिपेंड हो, उसके दिमाग पर गहरा असर कर गई है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर रघुवंशी, पर आपका भाई बहुत बुरी कंडीशन में है, मर जाएगा। ये सुनते मिरांश एक गहरी सांस ली और अगले पल उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। इवान रघुवंशी मिरांश रघुवंशी का भाई है। ये डॉक्टर जो करना है करो, ठीक करो इसे, मुझे मेरा भाई सही चाहिए। डॉक्टर धीरे से बोले, आपको क्या लगता है मिस्टर रघुवंशी, ऐसे गुस्सा करने से इवान ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसके मेंटल कंडीशन बिगड़ती जा रही है, उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है जो नहीं मिल रही है उसे। ये सुनते ही डॉक्टर का कॉलेज झटके से छोड़ा और फिर इवान की तरफ देखने लगा जो कि आराम से सो रहा था। इवान के चेहरे पर एक मासूमियत नजर आ रही थी जिसे देखते हुए मिरांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लग सकता था कि आखिर मिरांश गुस्से में किस हद तक जा सकता था, शायद खुद मिरांश रघुवंशी भी नहीं। डॉक्टर मिरांश को देखकर बोले, एक चीज सजेस्ट करूंगा मिस्टर रघुवंशी, डॉक्टर होने के नाते और एक इंसान होने के नाते। मिरांश उसकी तरफ देखकर बोला, डॉक्टर सीधे सीधे पॉइंट पर आओ, घुमा फिरा कर रेलवे स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोले, आपको इन्हें यहाँ से दूर लेकर जाना चाहिए, उसे जगह से इवान को दूर रखने की जरूरत है, जहाँ पर उसके दिमाग की हालत और बिगड़े उदयपुर से दूर। आई थिंक आप उन्हें अपने साथ मुंबई लेकर जाए, आप सिंह है, आपके पास आपका सब कुछ होगा, घर पैसे भी, आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, राइट? मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, कितने % चांसेस है कि इवान नॉर्मल हो सकते हैं, लाइक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह? डॉक्टर ने एक नज़र इवान को देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, 80% चांस है। मिरांश धीरे से बोला, इवान रघुवंशी मुंबई जाएगा, आप इसकी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करिए, वहां के डॉक्टर से मुझे इस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, ओके मैं करता हूँ, ऑल द बेस्ट, अपने भाई को ठीक कर लेना, आपके भाई को कोई नहीं बचा पाता। ये सुनते मिरांश ने एक नज़र इवान को देखा और वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अभिराज भी अब वहां पर नहीं थे। अनामिका साहित्य को देखकर बोली, तुम ऐसे बैठे रहने वाले हो, कितनी देर से हो यहाँ पर, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है।
साहित्य धीरे से बोला, आई कांट में। इतना ही बोला था कि तभी उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था। साहित्य एकदम से खड़ा होकर बोला, तुम अब आ रहे हो? तुम्हें पता है चाची कितनी देर से आईसीयू में है? रिदम आ चुकी है लेकिन तुम्हारा कोई आता पता नहीं है। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, कहीं बिजी था मैं, अब आ गया ना, अब बकवास करने की जरूरत नहीं है। बोलकर वो सीधे आईसीयू के पास गया और उसने अंदर वैशाली को देखा, नज़ उसे इंजेक्शन लगा रही थी। मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप वैशाली की तरफ देख रहा था कि तभी रिदम वहां आकर बोली, कहाँ थे तुम? मिरांश उसकी तरफ मुड़कर बोला, प्रिंसेस नाराज होना, मुझसे नाराज रहो, बीच में आने की जरूरत नहीं है और एटलीस्ट जब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक तुम्हारा मुंह बंद रहना चाहिए। रिदम धीरे से बोली, तुम? इतना बोलती हो रुक गई और उसने एक नज़र शिवम को देखा जो कि उन दोनों को गौर से देख रहा था। मिरांश धीरे से बोला, तुम्हारे भाई को बोलो बिजनेस छोड़कर डिटेक्टिव गिरी कर ले, बहुत अच्छा काम करेगा और नाम भी मिलेगा उसे उसकी हरकतें डिटेक्टिव वाली। रिदम उसे घूरते हुए बोली, खबरदार मीर, अगर तुम मेरे भाई को बीच में लेकर आए, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो तुम, ये सिचुएशन लड़ने वाली नहीं है। इसलिए मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, लेकिन मुझे जानने की तुम कहाँ पर थे, तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब है। ये सुनते ही मिरांश ने एक गहरी सांस ली और फिर एकदम से रिदम का हाथ पकड़कर वो सीधे उसे एक कोने में लेकर गया। कोने में पहुंचते ही मिरांश ने रिदम को दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हें मैं जानना है कि आखिर क्या हुआ है? रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू नो। बोलते हुए वो गौर से उसकी आंखों में देख रही थी। क्या इवान के बारे में मिरांश रिदम को बताएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।